नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज हम साइंस के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने साइंस के प्रकार के बारे में बात किया, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो साइंस का क्लासिफिकेशन हमने 3 रूप में किया था। पिछले अगर आपको साइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर साइंस सेक्शन से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम साइंस के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। साइंस की कुछ मेन ब्रांचेस जिनका कि हम उपयोग करते हैं। साइंस तो बहुत बड़ा है मगर उसकी कुछ ब्रांचेस जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कुछ की पढ़ाई करते हैं। बहुत सी कभी-कभी हमसे जो हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनमें भी इनके बारे में कभी-कभी क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। आइए हम कुछ प्रमुख ब्रांचेस के बारे में आपको यहाँ संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं वो जो कि बहुत ही फेमस है, जिन्हें हम पढ़ते भी हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है भौतिक विज्ञान या भौतिकी। भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी इसे कहते हैं। आंग्ल भाषा में इसे या इंग्लिश में इसे फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान या भौतिकी या फिजिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पदार्थ होता है मैटर, उसके भौतिक गुणधर्म, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म का अध्ययन। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स क्या होता है, सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। उसकी प्रकृति कैसा है, वो देखने में उसकी लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान या उस देखने में कैसा है, ये सारी चीजें उसकी भौतिक गुण होते हैं जिनका हम फिजिक्स की में अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अगला है आपका रसायन विज्ञान या इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, जो आपका मैटर है या पदार्थ जो है उसके रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन कहाँ करते हैं, हम केमिस्ट्री में करते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं वो विज्ञान की कौन सी शाखा है, उसे हम साइंस की ब्रांच कहते हैं। उसका नाम है केमिस्ट्री। मतलब कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसका, वो उसका रासायनिक गुण कैसा है, वो क्षारीय है या अम्लीय है या वो विद्युत रूप से उदासीन है, किस प्रकार का वह तत्व है, पदार्थ है, कैसी उसकी क्रियाशीलता है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में वो किस प्रकार से हवा के साथ या पानी के साथ या अन्य तत्वों के साथ व्यवहार करता है। ये सब जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की उस शाखा को हम केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं हम एंटोनियो लेवासियर को। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है सर
एंटोनियो लेवासियर, जो आप इनका प्रोनाउंसिएशन करें। सर एंटोनियो लेवासियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। अगला है आपका बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अगला है आपका जीव विज्ञान, इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोलॉजी। इसमें पदार्थ के से कोई मतलब नहीं होता, इसमें हम जीव जंतुओं एवं वनस्पति तथा वनस्पतियों एवं पादप व वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। साइंस की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में, पादप और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके गुणधर्म कैसे हैं, क्या है, किस प्रकार वो रहते हैं, खाते हैं, ये सारा कुछ जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटाइल कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटाइल कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, क्योंकि हम इनमें दो प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतु हो गए, दूसरा पादप और वनस्पति। जब ये कम थे तो अरस्तु ने इन्हें एक साथ अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान वैज्ञानिक नई शाखा का इजाद किया, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। मगर जब धीरे धीरे वनस्पतियों की संख्या बढ़ने लगी, नए नए जीव जंतुओं की खोज होने लगी, तो हमें अध्ययन करने में परेशानी होने लगी, एक साथ इनके बारे में हम नहीं पढ़ सके। तो अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। उन्होंने क्या किया, एक अलग शाखा बनाई। उस समय जितनी पादप और वनस्पतियां ज्ञात थी उन सबको लेकर एक अलग शाखा का निर्माण किया, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान ये क्या है, ये हमारे जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसे अंग्रेजी में हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। बॉटनी के नाम से जानते हैं। इसमें वनस्पतियों एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन होता है। और फादर ऑफ बॉटनी, जैसे कि अभी आपको बताया, अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी इसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं हम थियोफ्रेस्टस को। यह और कोई नहीं कि जो हमारे अरस्तु जी थे, एरिस्टोटाइल, इन्हीं के शिष्य थे। क्योंकि जीव जंतुओं और पादप वनस्पतियों को एक साथ पढ़ने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए इन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए एक अलग शाखा का निर्माण किया। बाकी जो बच गए जंतु, उन्हें हम जंतु विज्ञान में रखते हैं। जंतु विज्ञान में जंतुओं और जीव जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन।
फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। पादपों को जब थियोफ्रास्टस ने जब पादपों को अलग करके उनका अलग विज्ञान बना दिया, तो बॉटनी का निर्माण कर दिया, तो जो बचे रह गए कौन? जीव जंतु बचे रह गए, उनका अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। इसलिए जंतु विज्ञान के जनक या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। ये तो हमारे वो विज्ञान होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे हम ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे साइंस की, जिनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, जो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के रूप से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी ही हम ब्रांचेस के बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका मधुमक्खी पालन। पूछा जाता है आपसे मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, या मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे हम अंग्रेजी में या वैज्ञानिक भाषा में या साइंस की जो है, इसे कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। सॉरी, मधुमक्खी पालन जिसे अंग्रेजी में एपीकल्चर कहा जाता है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मधुमक्खी पालन संबंधी सारे ज्ञान इसी में दिए जाते हैं। मधुमक्खी पालन कैसे होता है, कब मधुमक्खियों का छत्ता लगाया जाता है, कब छत्ते में शहद कच्चा रहता है, कब बन जाता है, कितने समय बाद शहद को निकाल लेना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, ये सारा कुछ विज्ञान की इसी शाखा के अंतर्गत हमें बताया जाता है। तो इस शाखा को क्या कहते हैं? एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन संबंधी ज्ञान। कहाँ होता है मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन? हम करते हैं एपीकल्चर में। फादर ऑफ एपीकल्चर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एपीकल्चर के नाम से हम किसे जानते हैं? सर लोरेंजो लैंगस्ट्रथ। सर लोरेंजो लैंगस्ट्रथ। सर लोरेंजो लैंगस्ट्रथ, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारे फादर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो है आपका, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिसके बारे में हम आगे से बहुत से लोग आगे जाकर इस ये अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान को अंग्रेजी में या वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वैज्ञानिक भाषा में या अंग्रेजी में हम पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतों,
प्राचीन संस्कृति एवं धरोहरों का अध्ययन किया जाता है। संबंधी अध्ययन मतलब पुरातत्व विज्ञान को विज्ञान से प्रथम प्राचीन इमारतों के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में, हमारी और प्राचीन धरोहरों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कोई चीज हमें अगर मिली है पुराने जमाने की, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब किस कहां से इसकी खोज हुई, तो इसकी जो खोज हुई वो आर्कियोलॉजी के द्वारा, मतलब पुरातत्व विज्ञान के द्वारा ही खोज संभव हो पाई है कि हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब है कितने पुराने हैं, वहाँ की जो चीजें हैं वो कैसी हैं, बिना नुकसान पहुंचाए हुए जो हमें जानकारी दी है वो पुरातत्व विज्ञान के द्वारा ही हमें जानकारी मिली है। और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हम पुरातत्व विज्ञान का जनक या फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पुरातत्व विज्ञान संबंधी जो खोज थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला जो आपका ब्रांच ऑफ साइंस है उसे हम हिंदी में सृष्टि विज्ञान कहते हैं। सृष्टि विज्ञान, सृष्टि विज्ञान इंग्लिश में से कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी यह विज्ञान आपका ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड है उनकी गति से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड है उनकी गति संबंधी हम जानकारी किस विज्ञान के अंतर्गत या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, तो उसे हम सृष्टि विज्ञान हिंदी में और अंग्रेजी में और साइंस की भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सृष्टि विज्ञान या कॉस्मोलॉजी, इसमें किसी भी प्रकार का खगोलीय पिंड हो उसकी गति संबंधी अध्ययन हम सृष्टि विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित खगोलीय पिंड, पिंड की गति का अध्ययन कहाँ करते हैं हम? सृष्टि विज्ञान या कॉस्मोलॉजी में करते हैं। फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसे कहा जाता है? सर गैलीलियो गैलीली को हम फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रहों के खगोलीय ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड उपस्थित हैं और वो गति भी कर रहे हैं, जगह पे है नहीं, अपने स्थान पे रोटेट, मतलब अपने स्थान से गति कर रहे हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो हमें सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, वो गैलीलियो गैलीली ने दी थी। इसी कारण फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी या सृष्टि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सर गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को सृष्टि विज्ञान या कॉस्मोलॉजी का जनक कहते हैं। अगला जो विज्ञान है हमारा
जिसका कि हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग हो रहा है आजकल बहुत ही ज्यादा, जिसे हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। कीमोथेरेपी कहाँ यूज होती है? कीमोथेरेपी हमारे कैंसर जैसे असाध्य रोगों के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी तो जो ये कीमोथेरेपी है इसमें होता क्या है, हम रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोगों का इलाज संबंधी कीमोथेरेपी होता क्या है, इसमें जो रासायनिक पदार्थ है हमारा, बहुत से जो केमिकल कंपोजिशंस हैं, केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका उपयोग करके हम बहुत से ऐसे जटिल और असाध्य रोगों का इलाज करते हैं जिनका कि इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं है। जैसे कि आपका इस समय सबसे ज्यादा कीमोथेरेपी का बहुत ही ज्यादा उपयोग हम कैंसर की बीमारी को ठीक करने में करते हैं। यह एक इलाज है बीमारी जिसकी अन्य कोई दवा अभी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर की सलाह और कीमोथेरेपी की सहायता से बहुत से लोगों ने कैंसर को मात देकर रिकवर किया है, जिनमें हमारे बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं युवराज सिंह का नाम भारत में प्रमुखता से लिया जाता है। इसके अलावा सोनाली बेंद्रे जो कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा है, उन्हें भी कीमोथेरेपी की सहायता से कैंसर जैसे असाध्य रोग को हराकर नया जीवन प्राप्त किया है। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले कौन थे? पॉल एहरलिच थे, सर पॉल एहरलिच, जिन्होंने कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सी जानकारी हमें दी है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है या कीमोथेरेपी का जनक भी कहा जाता है। अब हम अगले जो साइंस की अगली ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम विज्ञान की जो अगली शाखा है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, यह भी एक विज्ञान है। इसके बारे में भी, इसको अंग्रेजी में इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र,
हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसका हमारे जीवन पर और जो पेड़ पौधे हमारे साथ साथ इस खराब कर रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सब पर वातावरण का क्या प्रभाव है, इसकी जानकारी हमें इकोलॉजी के द्वारा या पारिस्थितिकी विज्ञान के द्वारा मिलती है। इसीलिए इसे विज्ञान की एक शाखा मानकर इसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पति तथा पादपों एवं वनस्पति तथा पादपों पर वातावरण का प्रभाव क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब जो जीव जंतु और वनस्पति इस पृथ्वी पर है, उनका जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकूल अनुकूल जैसा भी जो भी प्रभाव पड़ रहा है, वो सारा का सारा इकोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ाया जाता है। इसके बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में हमें सबसे पहले बताने वाले कौन थे? सर एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। सर एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने हमें सबसे पहले इकोलॉजी या पारिस्थितिकी से परिचित कराया था। इसीलिए उन्हें हम पारिस्थितिकी का जनक या फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी, किसे कहते हैं? सर एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। सर एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हमारे पारिस्थितिकी के जनक हैं या इकोलॉजी के फादर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले हमें इकोलॉजी शब्द से परिचित कराया है। इसी कारण इन्हें हम इकोलॉजी का जनक या फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आती है विज्ञान की एक और शाखा, अर्थशास्त्र। यह भी एक विज्ञान है जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक अध्ययन किया जाता है। आर्थिक ज्ञान का अध्ययन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से हम उन्हें जानते हैं, चाणक्य, या इन्हें ही हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य या कौटिल्य, इन्हें हम इंडियन इकोनॉमिक्स का जनक या फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनके द्वारा अर्थशास्त्र विषय में दिया गया ज्ञान आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी से बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाएं बनी है। हमारी इंडियन इकोनॉमी का भी जो आधारभूत ढांचा है वो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा जो इंडियन इकोनॉमिक्स पे जो ज्ञान दिया गया है वही है।
इसके बाद हम विज्ञान की अगली शाखा के बारे में बात करेंगे। यह विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिस वजह से हम इनका विस्तार में नहीं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इसी तरह और भी रोचक जानकारियां आपको देते रहेंगे। यह तो बेसिक जानकारी है। इसके बाद हम आपके सिलेबस पर चलेंगे। यह हमारा बेसिक जानकारी संबंधी अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात हम सिर्फ आपके सिलेबस पर चलेंगे। डेली आपको ये क्लास 9th के लिए अल्टरनेट डेज पे 9th 10th 11th और की क्लासेस साइंस की आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अब हम अगले विज्ञान की अगली शाखा के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है उसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। कहते हैं ना भ्रूण हत्या कर ली, लिंग परीक्षण कर लिया, भ्रूण जांच कर ली, तो वो भ्रूण जांच जो शब्द है वो यही से एम्ब्रियोलॉजी से आया है। इसमें करते क्या है, हम भ्रूण संबंधी अध्ययन किया जाता है। भ्रूण संबंधी अध्ययन, भ्रूण संबंधी अध्ययन मतलब हमारा जो भ्रूण है वह विकसित है कि नहीं, उसका सही से उसकी जो विकसित होने की प्रक्रिया है, मतलब भ्रूण से जो होता है उसका जब बच्चा बनने की जो प्रक्रिया वो सही चल रही है कि नहीं, मादा जो है उसके गर्भ में भ्रूण हमारा सही तरह से पल रहा है कि नहीं, उससे भ्रूण में कोई परेशानी तो नहीं है। भ्रूण से संबंधित जितनी भी या आपके बच्चा होने के पश्चात भी अब तो ऐसी भी सुविधा आ गई है कि आप अगर बच्चे के पैदा होने के बाद उसके जो माँ के अंदर सबसे लेकर वो लाड़ा जो रहता है तो आप उसको सुरक्षित रखना चाहिए। आहार जो नाल होती है उस नाल को अगर प्रिजर्व करके रखना चाहिए तो 20 साल तक आप उसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। और बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो उसकी अगर जिसका इलाज नहीं मिल रहा हो तो उस नाल की सहायता से बच्चे का इलाज संभव है। इस भ्रूण विज्ञान क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भ्रूण संबंधी जो भी अध्ययन किया जाता है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो सर कार्ल अर्न्स्ट वान बेयर। कार्ल वान बेयर को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से हम सर कार्ल अर्न्स्ट वान बेयर को जानते हैं। इसके बाद आता है आपका भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, भू माने पृथ्वी, गर्भ माने अंदर, तो पृथ्वी के अंदर का जो विज्ञान है उसके अंदर का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे इंग्लिश में जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी, भूगोल की नहीं बात कर रहे हैं, भूगर्भ विज्ञान की बात कर रहे हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, तो ये क्या है आपका जियोलॉजी है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक अंदर बोला ना, पृथ्वी की
आंतरिक आंतरिक बनावट एवं अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, कहाँ जल है कहाँ नहीं है, ये सारा कुछ जो भूगर्भ के अंदर मतलब पृथ्वी के जो भौगोली पर जिस पे हम निवास करते हैं उसके अंदर जितना भी कुछ है वो सारी की सारी आंतरिक संरचना कैसी है, उसकी बनावट क्या है, कहाँ लावा है, कहाँ मैग्मा है, कहाँ आग्नेय है, आग्नेय से है, मतलब जो भी उसकी जो बनावट है उसकी बनावट संबंधी उसकी रूपरेखा और उसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं कौन कौन से तत्व कहाँ पाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ जो अध्ययन है, सारी कुछ जो जानकारी है हमें किस विज्ञान के अंतर्गत मिलती है, हमें मिलती है भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत या जूलॉजी के अंतर्गत। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि भैया पृथ्वी के आंतरिक बनावट या उसके अंदर पाए जाने पदार्थों का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर किया जाता है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं बताइए, तो आप कहेंगे भूगर्भ विज्ञान, या नहीं तो जूलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? इस विज्ञान के बारे में या ऐसा पहला सबसे पहले अध्ययन जो किया था या सबसे ज्यादा उसके बारे में जिसने बताया उन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, या भूगर्भ विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है सर जेम्स हटन को। जेम्स हटन, इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं, या भूगर्भ विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। आपसे दो ही चीजें पूछी जाती हैं, कोई भी होगा आप पूछे भैया पृथ्वी के आंतरिक बनावट या उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ उसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, भूगर्भ विज्ञान या जूलॉजी के अंतर्गत, या उससे आप पूछे भैया भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है, आप बताओगे जेम्स हटन। इससे ज्यादा आपसे इसे कुछ नहीं पूछा जाता है। इससे ज्यादा अध्ययन आपको करना है तो आपको जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उस समय आप इसके बारे में या विषय लेकर इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगला है हमारा स्त्री रोग विज्ञान। स्त्री रोग विज्ञान अगला है हमारा स्त्री रोग विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में गायनोकोलॉजी भी कहते हैं। स्त्री रोग विज्ञान, गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी गायनोकोलॉजी इसमें स्त्री रोग एवं प्रजनन संबंधी स्त्री रोग विज्ञान या गायनोकोलॉजी
यह विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्त्री रोगों का एवं प्रजनन संबंधी अध्ययन करते हैं। स्त्री रोगों का एवं प्रजनन संबंधी अध्ययन किया जाता है। यहाँ फादर ऑफ गायनेकोलॉजी में मदर ऑफ गायनेकोलॉजी है जे मरियम सिम्स। जे मरियम सिम्स स्त्री रोग विज्ञान की पहचान में, उसके विकास में और इसके अध्ययन में सबसे ज्यादा जिसका योगदान रहा है जे मरियम सिम्स को हम स्त्री रोग विज्ञान के जनक के रूप में पहचानते हैं। स्त्री रोग विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन हमें जे मरियम सिम्स के द्वारा मिलता है, इसीलिए इन्हें हम स्त्री रोग विज्ञान या गायनेकोलॉजी का जनक या मदर ऑफ गायनेकोलॉजी भी कह सकते हैं। अगला है आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आजकल इसी का दौर चल रहा है। जब तक साइंस है, आज के चिकित्सा विज्ञान में जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर चल रहा है, मतलब यहाँ भी इंजीनियर घुस गए हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या है? इसमें हम जीवों में अति सूक्ष्म जीन स्तर पर परिवर्तन करके आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? यह विज्ञान की अत्याधुनिक शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत हम जीवों में अति सूक्ष्म जीन स्तर परिवर्तन करके वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये होगा इसमें हम जीवों में अति सूक्ष्म जीन स्तर पर परिवर्तन करके वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब कि जैसे कुछ कहते हैं ना, भैया हमें बहुत ही स्ट्रांग बच्चा चाहिए, या हमें बेटी चाहिए, या हमें सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलने वाला चाहिए, या ये सब क्या होता है, ये जेनेटिक होता है, मतलब आनुवंशिक रूप से यह बच्चों को प्राप्त होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से करते क्या है कि बच्चों के जीन में ही कुछ जो विशेष प्रकार के गुण होते हैं कि बहुत अच्छा वैराग बने या बहुत पढ़ाई में आगे रहे, इन सब की थोड़ी बहुत जो ये जो गुण होते हैं उनमें
जो उसका जीन होता है, जीन जो होते हैं उसकी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे वांछित गुण हैं, अगर हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाई वाला बनाना चाहते हैं तो जब वो जीन शुरुआती स्तर में ही उसके जीन में परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उसमें अपने वांछित गुण को प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो वांछित गुण प्राप्त, अगर हमने अपने बच्चों के जीन में परिवर्तन कराया है तो उसका जो अध्ययन है, उसके बारे में जो जानकारी है, मतलब कि कैसे उसमें उस जो जीन परिवर्तन हमने किया है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी की सारी जानकारी, ये सारी की सारी जो पढ़ाई है इसके बारे में जानकारी हम कहाँ प्राप्त करते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। यह विज्ञान की नई शाखा है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग हो रहा है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया हमें? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सर लॉरियट पालबर्ग को, इन्हें सर लॉरियट पालबर्ग, ये साइंटिस्ट थे, सर लॉरियट पालबर्ग, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, सबसे पहले इन्होंने ही इसका प्रयोग किया था। अगला है आपका चिकित्सा विज्ञान में इसका ही प्रयोग किया जाता है, जिसे हम होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी, होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। होम्योपैथी ये चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है, शाखा जिसका विकास जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ? जर्मनी में। इसमें करते क्या है? शर्करा से विभाजन, होम्योपैथी ये क्या है? चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसका जो विकास हुआ जर्मनी में हुआ है।
इसके रोग इसमें क्या करते हैं, जो आपका रोगी है उसका जो रोग है उसकी शर्करा से विभाजित कर दिया जाता है। शर्करा मतलब जो आपके अंदर लैक्टो सुक्रोज फ्रक्टोज वगैरह होते हैं, जो शर्करा आपके अंदर है उससे बाहर से कुछ चीनी नहीं खिलाई जाती है, रोग का शर्करा से विभाजन कर लिया जाता है एवं उसी रोग का उस और शर्करा से विभाजन करके उसको करते क्या है, उसका उसी रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। तो शर्करा से विभाजन कर लेंगे थोड़ा बहुत उस रोग के बारे में, उसके बाद थोड़ा उस रोग का हम निदान करते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी या होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है, तो सर सैमुअल हनीमन को हम फादर ऑफ होम्योपैथी या होम्योपैथी के जनक के नाम से जानते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं प्रमुख जिनका कि हमने आज अध्ययन किया। ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट्स को लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस तरह के अच्छे कंटेंट्स का आनंद ले सके। यह हमारे आपके बेसिक साइंस से संबंधित अंतिम वीडियो था। अब कल से हम आपको आपके सिलेबस पर ले चलेंगे। डेली आपके सिलेबस से रिलेटेड अल्टरनेट डेज पर एक वीडियोस आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।